तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की घोषणा, उसके बाद उम्मीदवारों की घोषणा, अब चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है, मतदान का दिन जितना करीब आता जा रहा है, हर पार्टी में एक सुगबुगाहट पैदा हो गई है, क्योंकि अब हर कम्युनिटी के लोगों को हर पार्टी अपने अपने पाले में लाने की मुहिम में जुट चुकी है। मैं आज मौजूद हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो अल्पसंख्यक मोर्चा है उसके स्टेट जनरल सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर साहब के पास। अभी आपको पता होगा कि 2-3 दिन पहले से ही सोशल मीडिया में एक इनका बयान जो काफ़ी चर्चा में रहा था और कई सारे न्यूज़ चैनल, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया चैनलों की सुर्खियां बना हुआ था। मैं सीधे सीधे उनके पास आया हूं और कुछ सवाल हैं मेरे पास उनके लिए, और मैं उनसे उन सवालों पर जवाब चाहूँगा और जानने की कोशिश करूँगा। इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कार्तिक चंद्रपाल को उतारा है, और आप लोग भी ये बात कहते हैं कि मोदी के नेतृत्व में पूरे भारत में जो काम हो रहा है वो सराहनीय है, और उसी के बिना पर हम लोगों से वोट मांग रहे हैं। तो जब इतना काम हो रहा है तो फिर एक सिटिंग एमपी देवश्री राय चौधरी का टिकट काटने का क्या मतलब है कार्तिक चंद्रपाल को यहाँ लाना? पहला सवाल मेरा आपसे। अच्छा, पहला सवाल आपका, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। देवश्री चौधरी मैडम को जीता हुआ कैंडिडेट को टिकट यहाँ नहीं देखे, कार्तिक पाल को क्यों दिया, यही आप सवाल कर रहे हैं। हम इसको क्लियर कर रहे हैं क्योंकि हमारा उत्तर दिनाजपुर में हम लोगों का जो कार्यकर्ता हैं, जो हम लोगों का जो बीजेपी एक परिवार है, और जो ग्वालपोखर से लेके आपका रायगंज तक एक लोगों का डिमांड उठा कि घोड़ेर छुआ हमारे निजेर प्रार्थी होबे, घोड़ेर छुआ बोले कि वो लोग बोला कि हम लोगों का घर का लड़का की ज़रूरत है, हम लोग बाहर का कैंडिडेट नहीं देंगे, हमारा उत्तर दिनाजपुर का एक कैंडिडेट हो। यही डिमांड को पूरा हाईकमान ने विचार किया, मद्देनजर रखते हुए पूरा संगठन निर्णय किया। क्यों देवश्री राय चौधरी भी तो आपके रायगंज में ही रहती नहीं, वो बालूघाट की थी, जहाँ की भी, लेकिन रायगंज में उन्होंने घर लेके, घर अलग बात है। हाँ। और नागरिकता हम है यही के, और हम जाके उठ रहे हैं बिहार में, तो वो चीज नहीं मानेगा ना। तो वहाँ का वोटर लिस्ट, वहाँ का आधार कार्ड बालूघाट की थी, और डिमांड था कि घोड़े घर का लड़का, घर का महिला यहाँ इलेक्शन लड़े, हम लोग उसको समर्थन करेंगे। तो उसको ही पार्टी ने पूरा समर्थन दिया। पार्टी को देखा, पार्टी ने देखा कि इस बात को लेकर बहुत चर्चा हो रहा है, पार्टी ने ग्राउंड आईबी रिपोर्ट लिया, तब उसको कार्तिक पाल को एक नॉमिनेट किया गया और एक कैंडिडेट के रूप में उतारा गया। अच्छा, घर का बच्चा बोल रहे हैं, कहीं घर के बच्चे की मांग में उनका भी विरोध तो दिख रहा था ना, किनका? देवश्री राय चौधरी का, क्योंकि वो 5 साल में यहाँ ऐसे आरोप निकल करके आ रहे हैं, कुछ किया ही नहीं है। नहीं, विरोध, अब विरोध तो हो ही सकता है, विरोध तो हर पार्टी में था, विरोध तो टीएमसी में भी है कि कृष्ण कल्याणी को क्यों टिकट दिया, अब्दुल करीम चौधरी साहब को 11 बार का एमएलए को टिकट नहीं दिया, और गुलाम रब्बानी साहब यहाँ का 15 साल का एमएलए, उनको टिकट नहीं दिया, मिनाजुल अफरीन माइनॉरिटी का है, उनको टिकट नहीं दिया, कृष्ण कल्याणी को बीजेपी से लाके कैसे टिकट दे दिया एमपी का, ये तो विरोध था टीएमसी में। उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी है, पार्टी ज्वाइन किया अलग बात है, मगर अभी हमारा 2021 के इलेक्शन में भी तो तृणमूल से लाके दिया है। नहीं, तृणमूल से बाद में आया, पहले आया तो तृणमूल से वो कोई चेहरा नहीं था। मगर हम लोग एक साधारण एक नौजवान आदमी को, जो जिसकी छवि, जिसका भालोबासा देख के, क्योंकि कार्तिक पाल पहले से पार्टी में जुड़ा हुआ था, कृष्ण कल्याणी पहले से नहीं था, कृष्ण कल्याणी तो एक बिजनेसमैन था जो आया और अचानक टिकट लिया और भारतीय जनता पार्टी से जीता, और जीत करके वो गद्दारी किया और टीएमसी में जाके ज्वाइन ले लिया, और ये गद्दारी करने वाले को ये लोग टिकट देकर उतार दिया, और सारे मुसलमान कम्युनिटी को बेवकूफ बना रहा है कि कृष्ण कल्याणी को वोट दीजिए, क्योंकि कृष्ण कल्याणी तो बीजेपी का छपा मारा हुआ आदमी है। यही बात तो मैंने कहा था कि कृष्ण कल्याणी को उम्मीदवार बनाया है, वोट तो टीएमसी के लिए मांग रहा है, उम्मीदवार कृष्ण कल्याणी है, लेकिन ये नहीं कि किसको, ममता बनर्जी का भी चेहरा लोगों के सामने रखा जा रहा है। देखिए, ये कृष्ण कल्याणी से काम नहीं होगा, जैसे आप लोग मोदी के चेहरे पे वोट मांगते हैं। देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, नारा है बीजेपी का। मोदी जी, देखिए मोदी जी पूरे वर्ल्ड को नेतृत्व कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को नेतृत्व कर रहे हैं। मोदी जी हमारा एक चेहरा है, उस चेहरे पे हम लोग वोट मांगते हैं, मगर ममता बनर्जी हिंदुस्तान का चेहरा नहीं है, वो बंगाल की चेहरा है। बंगाल में भी चेहरा कैसा है आपको मालूम है, हम लोग उसको बोलते हैं चोर की रानी। क्यों बोलते हैं कि वो सारे चोरों को पाल लिया है तो चोर की रानी है वो। ऐसे उनके लाए गए योजनाओं को अवार्ड मिल गया। बिल्कुल, चोर की रानी क्यों कहेंगे, क्योंकि इसकी 2 दर्जन एमएलए जेल के भीतर में है। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल में जाएगा। बिल्कुल, आपका ज्योतिप्रिय मलिक
हाँ, राशन चोरी की दुर्नीति में, आपका नौकरी चोरी करने के कटमनी नौकरी का पैसा खाने वाला पार्थो चटर्जी जेल में, आपका उग्र मंडल डिस्ट्रिक्ट को लूटने वाला कोयला गोरूपाचा में, वो जेल के अंदर में। तो एजुकेशन और राशन दुर्नीति में 1 दर्जन 2 दर्जन उसका मंत्री, और इसका शेख शाहजहां वो जेल के अंदर में दुर्नीति में, और संदेश खाली की महिला के साथ दुर्नीति करने वाला, ठीक है, ये लोग 2 दर्जन टीएमसी का एमएलए जेल के अंदर में। तो इसीलिए तो उसको चोर की रानी बोलते हैं, और उनके चेहरे पे अगर वोट मांगेगा तो वोट नहीं मिलेगा। ये तो ये तृणमूल का कह लीजिए, विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं उनका ये दावा है कि भारतीय जनता पार्टी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है, सीबीआई ईडी को लगा करके विपक्ष को परेशान करने की एक साजिश है और एक इनको दबाने की मुहिम चलाई जा रही है। आपने बहुत बढ़िया बात बोला, मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार था ना, 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार था, कांग्रेस के ईडी और सीडी रहते हुए भी वहाँ पे स्कैम हुआ, ठीक है, ओलंपिक का स्कैम, ठीक है, 2G स्कैम, 3G स्कैम, सारा स्कैम उस टाइम में भी सीबीआई और ईडी पकड़ा था। उसी को पकड़ते हुए वही सब कुकर्म बाहर आ गया, कांग्रेस बाहर चला गया और बीजेपी को लोग समर्थन दिया, बीजेपी सरकार में आया, वही ईडी, वही सीडी, वही सीबीआई, वही आज वही चीज है सरकारी। तो क्या तो आज अगर मोदी जी इस्तेमाल कर रहा है कि करप्शन को रोको, करप्शन को पकड़ो, हम खाएंगे ना खाने देंगे, तो इस पे तो वो सही काम कर रहा है। तो अब इसको आप इसका मतलब कि बीजेपी में भ्रष्टाचार नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अगर होता है तो आप क्यों नहीं पकड़ पाते हैं? आप भी आंदोलन कीजिए। पावर नहीं है आपके बस, क्यों नहीं पावर है? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट खुला हुआ है, आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अभी एक आंदोलन, आप न्याय पे भरोसा करते हैं ना, आइन पे भरोसा करते हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट खुला हुआ है, वहां जाना चाहिए। अभी एक आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, दिल्ली पहुंचना चाहते थे किसान लोग, क्या हुआ था रास्ते में? बड़ी बड़ी किले लगा दी गई थी, बड़े बड़े बैरिकेड लगा दिए गए थे। तो आंदोलन करने कहाँ देते हैं साहब? आप आंदोलन किया है, किसान आंदोलन को हमारे प्रधानमंत्री ड्रोन से उनके ऊपर गोले दागे गए, आंदोलन को देखिए, आप इससे इनकार नहीं जाइएगा। आपके आगे में मैं भी सोशल मीडिया में देखा हूँ, किसान आंदोलन में मोदी जी ने किसानों का डिमांड माना, अपना जो वो बनाया था हम लोग किसान के लिए जो दिए थे डेवलपमेंट करने के लिए, किसान की उन्नति के लिए, किसान को विरोधी ने बहका दिया, आंदोलन में बैठा दिया, अनशन में बैठा दिया, फिर भी मोदी जी ने किसान के सम्मान के लिए अपना वो जो वो था स्कीम था किसानों के लिए, उसको रद्द करके किसानों के हित में तो फैसला कर दिया। कौन सा किसान जो किसान ने आंदोलन किया था, जो आपका भी तो चल रहा है एमएसपी पे, ना एमएसपी पे जो किया था, आप किसान का आंदोलन, जो किसान नेता है, ठीक है, आप वो जो आंदोलन रद्द किया, क्यों किया वो रद्द? जो बहुत बड़ा आंदोलन चला था, किसान के हित में तो फैसला किया था मोदी जी ने, किसान का हित में फैसला किया। चलिए, ग्वालपोखर विधानसभा की अगर बात करें, क्योंकि आप ग्वालपोखर से बिलोंग करते हैं और यहाँ की राजनीति को आप बीजेपी के लिए मेंटेन करते हैं, बीजेपी के मेंटेन आप यहीं करते हैं, तो विधानसभा चुनाव में आप यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी थे, आपको 35-36 हज़ार वोट भी यहाँ से मिले थे। अब चूंकि लोकसभा चुनाव, अब ये केंद्र की राजनीति का चुनाव, केंद्र की सरकार को चुनने का चुनाव, अब क्या देखते हैं ग्वालपोखर की जनता जो 35,000 आपके साथ थी, आज भी है? नहीं, ग्वालपोखर जनता 35,000 ही नहीं है, इससे बढ़ा है, क्योंकि 35,000 तब जनता साथ था जब मैं ग्वालपोखर में आया था दिल्ली से। 3 साल हुआ मेरा ग्वालपोखर में आने का, उससे पहले मैं था नहीं ग्वालपोखर में। इस 3 साल में जो मैंने मेहनत किया है, जो मैंने जद्दोजहद किया है और मेरा पार्टी के लिए जो मैंने काम किया है, मुझे लग रहा है कि हम लोग यहाँ कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई होगी। कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई में कौन बीजेपी या कांग्रेस फर्स्ट करता है, ये यहाँ का जनता तय करेगा। बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है, यहाँ टीएमसी की लड़ाई नहीं। वोट तो आप कांग्रेस के लिए मांग रहे हैं? नहीं, हम कांग्रेस के लिए वोट नहीं मांगे हैं, हम अभी बात चर्चा आप ही का है हर तरफ। हम बिल्कुल वो पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया देखिए, सोशल मीडिया देखिए, प्रिंट मीडिया देखिए, बिल्कुल हर जगह आप सही बोल रहे हैं। मैं आपकी बात को सही ठहरा रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने बात बोला है उसको आधी अधूरी पेश किया गया है। पूरा चीज मैंने बाइट अभी पेश कर रहा हूँ आपके आगे में, आपकी सोशल मीडिया में खुल के बयान दूंगा इसके बारे में कि मैंने क्यों कहा। अब मैं बता रहा हूँ कि टीएमसी का ब्लॉक उपसभापति जो ग्वालपोखर का अहमद राजा, नाम लेके बोल रहा हूँ, उनकी वाइफ, अहमद राजा की वाइफ उपसभापति है, ब्लॉक प्रेसिडेंट अहमद राजा है, यहाँ का जिला का उपसभापति और यहाँ का मंत्री और यहाँ का प्रधान लोग जो हमारे मुसलमान कौम को बीजेपी के नाम पे डरा रहे हैं कि बीजेपी आने से यहाँ का मंत्री कह रहा है कि 27 किलोमीटर तक गांव खाली कर देना पड़ेगा और बीजेपी आने से यहाँ पे बांग्लादेश और पाकिस्तान भेज देगा, बीजेपी आने से डिटेंशन कैंप में भेज देगा। ये सब बात बोल के वो गरीब मजलूम मुसलमान को डराया जा रहा है, लाभार्थी मुसलमान को डराया जा रहा है। उस मुसलमान का डर का ये लोग वोट लेने चाहता है, मगर वो मुसलमान
वोट देने चाह रहा था बीजेपी को, ये लोग माइंड डाइवर्ट किया। कैसे वोट देना चाहता बीजेपी को? क्योंकि पंचायत में जो इलेक्शन में ये लोग दुर्नीति किया, वोट लेने नहीं दिया, वोट देने नहीं दिया, और जीता हुआ कैंडिडेट को हराया, हरा हुआ कैंडिडेट को जिताया और नॉमिनेशन नहीं करने दिया। वो लोग इस बार मिजाज बनाया था कि मुसलमान लोग कि कांग्रेस में वोट करेगा, एक बहुत बड़ा मेजोरिटी कांग्रेस में जाएगा, तो इसलिए कांग्रेस को इसको मतलब डराने लगा और बीजेपी में जाने के लिए तैयार था। ये लोग डराने लगा, डरा करके ये लोग वोट लेने चाहता है, तो फिर ये लोग कहता है मुसलमान लोग जितना है वो टीएमसी में वोट दो। तो मैंने कहा क्या ये हिंदू और मुसलमान का खेल का आरोप हमारे प्रधानमंत्री पे लगाता है लोग, बीजेपी पे लगाता है लोग, हम लोग नहीं करते हैं, ये टीएमसी करते हैं। आज यहाँ उत्तर दिनाजपुर में 3 ब्लॉक चकलिया, इस्लामपुर, ग्वालपोखर में माइनॉरिटी का वोट ज़्यादा है, तो ये लोग माइनॉरिटी को इधर बोलता है कि बीजेपी मुसलमान विरोधी पार्टी है, इधर वोट दे दो टीएमसी को, और रायगंज की तरफ जाता है तो कहता है क्या कृष्ण कल्याणी के राम मंदिर बनছে, कृष्ण कल्याणी बोल रहा है राम मंदिर बनছে, हमें 2.5 लाख टका चंदा दीची, ठीक है, वहाँ हिंदू लोगों का भाषा जाके बोलता है ये यहाँ का मंत्री मुसलमान सब, और वहाँ कृष्ण नहीं, तो वो व्यक्तिगत है उनका, वो व्यक्तिगत है। आप भी अपने धार्मिक किसी स्थल पर चंदा क्यों डोनेट कर सकते हैं? आप भी अगर आपकी कहीं मस्जिद बनती है, चंदा लेने कोई आता है, आप दे सकते हैं, उसमें टिप्पणी करने वाली ऐसी मैं उसका एक वीडियो दिखा सकता हूँ कृष्ण कल्याणी का। हाँ है, वो दिया है, वो वीडियो दिया है, वो दे ही सकता है, वो दे सकता है, दिया है, बढ़िया बात। वो एक बात और भी बोला कि ये हमारा सेंटिमेंटल बात था, राम बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, ये सब बात इलेक्शन के टाइम में नहीं करना चाहिए। हम लोग कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बीजेपी का नारा है। बीजेपी में ये बात नहीं था, बीजेपी ने राम मंदिर नहीं बनाया है, हमारा सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हमारा फैसला हुआ तब बना, हम ये कह रहे हैं, ये सब जानते हैं। और यही चीज कांग्रेस सरकार में, पीवी नरसिम्हा राव के सरकार में और कांग्रेस के नेतृत्व में वो दंगा फसाद में हजारों लोग मरा, मगर बीजेपी सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई लोग गरीब मुसलमान हो चाहे गरीब हिंदू हो, कोई नहीं मरा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के थ्रू वहाँ फैसला हुआ और बाबरी मस्जिद की भी जमीन दिया। ये सब भले भाल पूरा हिंदुस्तान जानते हैं। चलिए मैं उस पर बहस नहीं करूंगा ज्यादा, मैंने यही कहा कि हिंदू और मुसलमान की राजनीति टीएमसी करता है, और अगर नहीं करता तो ये 3 ब्लॉक में मुसलमानों को अलग भाषा समझाता है और रायगंज और कलियागंज में जाके हिंदू भाई को अलग जाके समझाता है। अब इनका ये 2 तरफा चाल नहीं चलेगा, और यही ममता बनर्जी मुसलमानों को हमेशा दूध देने वाली गाय समझा कि दूध खाओ, इनका लात भी मारता है तो इनका लात सहो। ये मुसलमानों को कमजोर करके, डरा करके ममता बनर्जी बंगाल का 30% वोट लेकर के हमेशा सरकार बनाया, मुसलमानों को बोका बना करके, मुसलमानों को बुद्धि भ्रष्ट करके, मुसलमानों को डरा करके बीजेपी से। तो इसीलिए तो मैंने कहा था कि अगर मुसलमान भाई बीजेपी से, ये लोग टीएमसी का नेता से भी इतना डरा रहा है कि बीजेपी को मत दो वोट, तो कृष्ण कल्याणी को भी वोट मत दो, मैं ये कहूंगा, क्योंकि कृष्ण कल्याणी भी हमारा बीजेपी का छपा हुआ जीता हुआ कैंडिडेट है, टीएमसी लाके थोप दिया हमारे मुसलमानों पे। तो फिर आपका एक कौम का लड़का आया है, उसको भी तीसरा विकल्प में देखिए। मैं तो यही बोला, मैं तो गलत नहीं बोला, क्योंकि मुसलमानों को मजबूर करके वोट लेने नहीं देंगे। आप कहते हैं तृणमूल कांग्रेस हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ये कहना चाहते हैं? तो बीजेपी कहाँ फिर इससे बची हुई है? बीजेपी भी तो करती है। आपका हेमंत बिस्वा शर्मा बयान देता है असम का सीएम कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। संदेश खाली में आपका शुभेंदु अधिकारी कहता है कि शेख शाहजहां खाली हिंदू मेয়েদের के डेके डेके निर्यातन करेছে। तो इस तरह का हिंदू और मुस्लिम की राजनीति तो हर पार्टी करती है, और सबसे ज़्यादा तो अगर देखें तो बीजेपी के नेता ही इस तरह का बयान देते हैं। नहीं, आपको एक बात बता, ठीक है ना, और यही कारण है कि आज मुस्लिम बीजेपी से दूर भागता जा रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी बीजेपी पर भरोसा नहीं कर पाती है, तो वो एक विकल्प ढूंढती है कि बीजेपी को कौन हरा सकता है। नहीं, बहुत अच्छा, तो वो उसके साथ जा रही है। बहुत अच्छा। अब अगर वो जा रही है उसके साथ, तो उसमें किसी को दिक्कत क्या होना है? अब मेरा मत है, मैं किसके साथ जाऊंगा? अब आप कह रहे हैं कि उसको मत दो, एक नेता होकर के आप इस तरह का बयान दे रहे हैं, विकल्प के तौर पर आप देख रहे हैं, यानी कि आप विरोध टीएमसी का कहीं ना कहीं करते करते कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। नहीं कर रहे, हम कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमने ये कहा मुसलमान भाई को डराया जा रहा है। आपका डर अगर लग रहा है कि बीजेपी में वोट देने से आपको डरा रहा है, ये मुसलमान कौम का लीडर आपको समझा रहा है। टीएमसी का मुसलमान जो लीडर है, कौम का लीडर बन के जो कौम का वोट लिया और वो कौम के नाम पे वोट लूटा, वो बीजेपी से दूर कर रहा है। तो आप
आपके पास, आपको उनको बात पे अगर भरोसा है तो फिर हमारा जो बीजेपी से जीता हुआ कृष्णा कोलियानी है उनको इनडायरेक्ट वोट ना देकर कार्तिक पाल को दीजिए। अगर नहीं देना है कार्तिक पाल को तो कृष्णा कोलियानी को वोट मत दीजिए। तीसरा विकल्प खुला हुआ है, यही तो मैंने कहा था। हाँ। मुसलमान भाई से आप ये बात सुनिए, वही तो टीएमसी कह रही है कि इनका मकसद है कि जितने माइनॉरिटी के वोट है वो कांग्रेस में कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्ट में हो जाए इस तरफ इधर। भैया देखिए, चलिए आप सुनिए साजिद भाई, आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, आप अपने दिल में हाथ रख के बोलिए कि ऊपर में लड़ाई किसका है, कांग्रेस और बीजेपी का। नेशनल लेवल में लीडर है इंडिया अलायंस है, सुनिए लड़ाई है इंडिया अलायंस और पार्टी। जब ये ममता बनर्जी इतना मुसलमानों का खैर खा था, मुसलमान के लिए आवाज उठाती है, तो फिर इंडिया गठबंधन से क्यों निकला ये? इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं समर्थन में रहा? क्योंकि इंडिया गठबंधन में ये समर्थन नहीं किया क्योंकि इसको तुष्टीकरण और मुसलमानों का मजबूरी का वोट लेने में इसको मजा आता है, क्योंकि वहाँ कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करके नहीं किया और इंडिया गठबंधन में ये मेन रोल में थी, मेन स्ट्रीम में थी ममता बनर्जी, वहाँ तोड़ करके यहाँ मुसलमानों को वोट चाहता है। तो वहाँ इंडिया गठबंधन से जब आप तोड़ दिए तो यहाँ कांग्रेस के प्रति को आप कांग्रेस का प्रति खड़ा हुआ है, आप उनको बोलते हो कि कांग्रेस एक वोट कटवा पार्टी है, एक नेशनल पार्टी को आप वोट कटवा पार्टी बोल रहे हैं। हाय रे अल्लाह मेरे रब, मैं क्या सुन रहा हूँ कि एक नेशनल पार्टी को वोट कटवा पार्टी बोल रहे हैं। इतना तो नहीं सहेगा ये ग्वाल पोखर का मुसलमान और चकलिया का मुसलमान और इस्लामपुर का मुसलमान, ये बात नहीं सहेगा। नेशनल पार्टी को वोट कटवा और नेशनल पार्टी के साथ ये इंडिया गठबंधन छोड़ दिया क्योंकि इनको पूरा लालच है कि यहाँ का मुसलमान हमें वोट देगा, तो ये मुसलमान तय करेगा किसको वोट देगा नहीं देगा। चलिए इधर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ की जो राजनीति क्या देखते हैं, कार्तिक पाल जी को जिता पा रहे हैं? बिल्कुल, हमारा वोट हम लोग कार्तिक पाल को आशीर्वाद ईश्वर अल्लाह का मिला है और वो जीतेगा, हम लोग आशावादी हैं क्योंकि कार्तिक पाल का जो फेस वैल्यू है, जो चेहरा है, बहुत मतलब चेहरा में एक रौनक है, एक मतलब इंटेलिजेंट आदमी बोल दें और वर्सेटाइल आदमी बोले, क्योंकि उसका हाव भाव, उसका बातचीत, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका जो बोलने का वे ऑफ टॉकिंग है, वो सबसे हम समझ रहे हैं कि हम लोग बहुत अच्छा कैंडिडेट पाए हैं। हम लोग का नसीब अच्छा है कि कार्तिक पाल जैसे हम लोग कैंडिडेट पाए हैं, अनुभव, एक्सपीरियंस, तजुर्बाकार और पॉलिटिकल मतलब महारथी में राजा। और ये कृष्णा कोलियानी कोई भी पॉलिटिकल का अनुभव नहीं था, ये बीजेपी में आया, टिकट लिया और जीता और जाके टीएमसी में समर्थन लेके ये एमपी का रूप में कैंडिडेट हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक तरफ अनुभव, एक्सपीरियंस, लड़ाई हम लोगों का कांग्रेस और बीजेपी में है। हम ये बात क्लियर बोल रहे हैं आपको, टीएमसी कोई फैक्टर नहीं है। टीएमसी मैं अभी भी बोल रहा हूँ ना कोई फैक्टर नहीं है। चलिए ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कौन किस पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि चुनाव है। तो ये थे जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर साहब, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं। कुछ दिन पहले इनका बयान आया था, आपने जो सवालात हमने किए उसमें आप इनका जवाब भी आया, आपने पूरा वीडियो देखा। यहाँ तक अगर देख लिए हैं तो वीडियो को दूसरों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर दें। शुक्रिया। आप सबों को मेरे तरफ से, जितने भी व्यूअर हैं साजिद भाई का, आप सबों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और आदाब।